हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 22 नवंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन यानी IMSA के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंदन कुमार झा। यह अभी हाल ही में इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश में विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी बनाई जा रही है। किस कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार मिला। हाल ही में किसने जी इंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला है? तो पुनीत गोयनका अभी हाल ही में इन्होंने जी इंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला है। अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मंदिरा बेदी को अभी हाल ही में अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किस देश ने जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गाबान देश ने अभी हाल ही में जनमत संग्रह में 91.8% समर्थन के साथ एक नए संविधान को मंजूरी दी है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इस अभ्यास को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसे अपने भारत देश ने जीता है। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अभी हाल ही में डेनियल बारेनबोइम और अली अबू अवाद को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। मशहूर पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अयू अवाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती 19 नवंबर 2024 को यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, इन दोनों लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो डेनियल बरेनबोइम, इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। यह शास्त्रीय पियानो वादक हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग किया है। और अली अबू अवाद, यह एक फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता हैं और इन्होंने शांति प्रयासों के लिए गांधीवादी सिद्धांतों का सहारा लिया। इस वजह से इन दोनों लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में हुई थी
और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और यह उन व्यक्तियों या उन संगठनों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को अभी हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 20 नवंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो डी कृष्ण कुमार ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल का स्थान लिया है, जो 62 वर्ष की आयु पूरा करने पर 21 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएस से माइक वाल्जर नियुक्त हुए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी आईसीएफए के नए चेयरमैन सुरेश प्रभु बने। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटी के नए सीईओ अमनदीप जोहल बने हैं। व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ सुशी विल्स को नियुक्त किया गया। दिल्ली नगर निगम का नया मेयर महेश कुमार खींची बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के नए महानिदेशक आशीष खन्ना बने और एफआईसीसीआई के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने। और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व संभालने वाली पहली अश्वेत महिला केमी बेडनोच बनी। अगला प्रश्न है, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जैकी श्रॉफ को अभी हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ को 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक मुंबई में आयोजित होने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इस फेस्टिवल का उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से जलवायु जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल को सन 2020 में लॉन्च किया गया और यह एक प्लेटफार्म है पंचगमी महाराष्ट्र जो शक्ति के माध्यम से बड़े पैमाने पर जलवायु जागरूकता और कार्रवाई को प्रेरित करता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया गया, जिससे थाईलैंड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और मनु भाकर को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुरेश रैना को जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और एमएस धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और मनु भाकर यह बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नीरज चोपड़ा यह भारतीय पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली यह पंजाब नेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी बिहार राज्य ने अभी हाल ही में महिला संवाद सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में महिला संवाद नामक एक पहल को मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और बात कर लेते हैं मतदाता जनसांख्यिकी की।
तो बिहार के कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या लगभग 48% है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के लिए इस जनसांख्यिकी को शामिल करना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इससे संबंधित एक निर्णय में कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की वृद्धि की। यह राशि 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी गई है। यह बिहार के सैनिकों और राज्य के भीतर शहीद हुए सैनिकों पर लागू होगा। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है बिहार राज्य का मैप। और भारत की मैप की बात करें तो आप लोगों को बिहार राज्य का मैप ऊपर दिख रहा है रेड कलर में। और बात करें फ्रेंड्स बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च सन 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धूड़मारस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का उन्नत कार्यक्रम के लिए चुना गया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स UNWTO, तो इसका फुल फॉर्म स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहा जाता है। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय स्पेन के मेड्रिड में स्थित है। और आप लोग यह भी जानते रहिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भारत ने 28 पदक जीते हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत ने विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में असाधारण प्रदर्शन किया, जिसमें 28 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। और इस चैंपियनशिप में 17 से अधिक देशों और भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी इसको कहाँ आयोजित किया गया था, तो विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 12 नवंबर से 17 नवंबर तक मुंबई में आयोजित किया गया था। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन की, तो यह पूरे भारत में पिकल बॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री अरविंद प्रभु हैं। और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में स्थित है। और फ्रेंड्स यह भी आप लोग जानते रहिए, अभी हाल ही में मंदिरा गिरी को अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहले AI डेटा बैंक लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में पहले AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डेटा बैंक जारी किया, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। और फ्रेंड्स AI डेटा बैंक को 7वें एसो मैच AI लीडरशिप मीट 2024 में लॉन्च किया गया। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पहल की शुरुआत की। और बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमानित विश्लेषण के लिए AI का उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी IIT बॉम्बे ने अभी हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक विकसित किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। एरोट्रैक IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक अभूतपूर्व उपकरण है, जिसका उद्देश्य जल प्रदूषण के गंभीर मुद्दे से निपटना है। और एरोट्रैक के बारे में जान लेते हैं। तो एरोट्रैक IIT बॉम्बे द्वारा विकसित एक पोर्टेबल डिवाइस है। यह फिनोल और बेंजीन जैसे जल प्रदूषकों का पता लगाता है। यह रंग परिवर्तन के माध्यम से
दूषित पदार्थों की पहचान करने के लिए जीवाणु प्रोटीन का उपयोग करता है। इस उपकरण को प्रोफेसर रुचि आनंद और प्रोफेसर राजदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व वाली एक टीम ने बनाया है। अगला प्रश्न है, चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप से नाम वापस लिया है, जिसकी पुष्टि महासचिव शैलेंद्र ने की है। और जो विश्व बाधित T20 विश्व कप का आयोजन 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में होना था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 23 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, तिल के फूलों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया की पहचान किस राज्य ने की है? तो इसकी पहचान पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। किस देश ने लगभग 4 दशकों में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की है? तो इराक देश ने 4 दशकों में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या गणना शुरू की है। केंद्र सरकार की क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो गुजरात राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम राज्य में अभी हाल ही में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव्स नाम से अभी हाल ही में प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए नेफिथ्रोमाइसिन नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा किसने लॉन्च की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप से वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।